बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। मैं चाहूँगा कि जो आज की हमारी नशिस्त है इसका मौजू उन्वान तो थोड़ी देर बाद हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं सबको बताता चलूँ कि जो इस वक्त पैनल डिस्कशन में जो लोग मौजूद हैं ये सब के सब एक फ़ैमिली की तरह, सबके साथ एक पुराना ताल्लुक़ है और सबकी एक ऑनरशिप है इस इदारे के साथ सर्व करने की। और सबसे बढ़ के मुआवजे की गर्ज़ को सामने रख के या फाइनेंशियल मैटर्स को सामने रख के नहीं आते, वो अपना दी बेस्ट जो है वो इस इदारे में आके शेयर करते हैं और इसकी कंपेन्स का हिस्सा बनते हैं, तालीम मुमकिन के बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। सबसे बढ़ के उनका जो कंटेंट है ये एक अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। आप सब जो यहाँ मौजूद हैं इस बात को कहीं ना कहीं सेकंड करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से हम सबको मौका मिला। जो एक पुराना हमारा कबीला था ट्रेनर्स का, बुखारी साहब क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी पुरानी दोस्ती किसी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट के, वहाँ से हमारे एक टेबल पे बैठे बैठे दोस्ती बनी और चलते चलते आज तक पहुँची। तो एक हमारे सीनियर्स थे जो कंटेंट को, खैर की बातों को शेयर नहीं करते थे, या दूसरा ऐसे भी लोग थे जो बड़ी अच्छी बात करने वाले थे लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स थी, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, जो आज के मसाइल थे उन पे बात नहीं कर रहे थे। लाइक मैं आपको मिसाल दूं, आज 5th जनरेशन वार की बात की जा रही है, अल्फ़ा जनरेशन की बात की जा रही है। आप यकीन कीजिए लोगों के पास सोल्यूशंस ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास सोल्यूशंस नहीं है। आप उनसे बात करके देखें, उनको टर्म्स पता है लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो फाउंडेशन हमेशा कोशिश करती रही हर दौर में जो चैलेंज हैं उन चैलेंजेस को सामने रखा जाए और उन चैलेंजेस को सामने रख के हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे की पूरी पिक्चर में हम कहाँ फिट आ सकते हैं, हम अपना दी बेस्ट क्या कर सकते हैं। उस कोई नेशनल कॉज, कोई उम्मा के लिए कॉज है तो उसको हम ज़रूर ज़रूर देखें। आज की जो नशिस्त थी इसका भी बुनियादी मकसद ये था कि आप सब के सब, क्योंकि तालीम मुमकिन के बच्चों के साथ भी दिखते हैं और सबका एक बैकग्राउंड है पढ़ाने का, एक पूरा सफ़र है, आज के दिन तक जर्नी है। मैं चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू जिसमें हम आपसे कुछ चीज़ों की इनपुट लेना चाहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने से ज़्यादा कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर बताइए कि आप जिन कुछ एजेंडाज़ पे हमने काम किया है, कुछ डिस्कशंस की हैं, उसमें आपकी इनपुट क्या है ताकि उनको स्केल किया जा सके। हमारा उसमें से जो एक मौजू है उस पर मेरा ख्याल है कि आप सब भी अटेंड कर चुके हैं उस सेशन को, जो कि हुसैन साहब का सेशन था और इट्स अबाउट दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि पाकिस्तान में एक अंदाज़ा जो है, मोहतात अंदाज़ा 2.5 करोड़ लोगों को शुगर हो चुकी है। मैं चंद दिन पहले मेरी बड़ी मोहतरम, मैंने बेटी भी बनाया हुआ है डॉक्टर अबीरा, तो उनके हस्बैंड के पास बैठा था। वो हार्ट के बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स अपनी चेक करवानी थी, 6 महीने बाद मैं चेक करवा लेता हूँ। तो सलमान आबिद साहब उन्होंने मुझे बड़ी एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी आपसे पहले 25 लोग हो गए जो जा चुके हैं, जो आज क्यू थी वो 25 लोगों की थी और उन 25 लोगों में से 18 को शुगर थी और उनमें से 12 लोग वो थे जो यंग थे, यंग एज के लोगों को भी शुगर। अब शुगर जैसी होती है, डायबिटिक होता है तो कोई 1000 मसाइल साथ पैदा हो जाते हैं। यानी एक डायबिटिक जो पेशेंट है प्रॉपर, उसकी ज़िंदगी ज़रा देखिए, उसका सबसे बड़ा तो मुआशी बर्डन है, उसको दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। फिर उसके साथ चैलेंज ये है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उस इम्यूनिटी वीक होने के साथ और बीमारियाँ भी आ जाती हैं। दरअसल शुगर अपने साथ कई बीमारियाँ लेकर आती है। और आप में से जो प्योर बिल्कुल जिनका फूड और न्यूट्रिशन का एरिया, जैसे डॉक्टर वर्दा बैठी मेरी बात को सेकंड करेंगी, कि ना चाहते एक हेल्दी लाइफ वो गुजार ही नहीं सकता बंदा। यानी शुगर का मरीज़ एक हेल्दी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उससे वाकिफ़ नहीं होता। फिर सबसे बढ़ के जो अज़दवाजी रिश्ता है शुगर वालों का ज़्यादा ख़राब है। यानी इस पर मैं बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। मेल्स में अगर शुगर है तो अज़दवाजी रिश्ता, जो कि बड़ा बुनियादी राइट है, एक बड़ा चैलेंज उसकी वजह से पैदा हो जाता है और लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि एक बड़ा चैलेंज मुआशी बर्डन के साथ साथ ये भी है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो एक सर्कल है, यानी जिसके गिर्द वो घूम रहा है, उसमें शुगर सेंटर पे होती है। यानी हर जगह वो कहीं ना कहीं अलर्ट है, कॉन्शियस है, खाना है नहीं खाना, शुगर के तनाजुर में हर चीज़ को देख रहा होता है। और अल्टीमेट ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। और इसमें हमारी जो पिछले 2-3 साल से हम बातचीत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, और उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हमारी बातचीत जो है वो हुसैन साहब KPK में और पिंडी के जो तहसील है टैक्सला, उससे PF से शुरू करके करते करते कितने ज़िलों में वहाँ चलेगी ये कंपेन। 12,000 उल्मा की ट्रेनिंग उसमें हो चुकी है और उनके जुमे के खुतबात के मौज़ूआत तक बदले गए हैं। उस पर लिटरेचर भी तैयार करके दिया गया। एक मोहतात अंदाज़ा ये, पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से पर डे मर जाते हैं। और आप एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिएगा कि हम बड़ी बड़ी जंगों की बात करते हैं, फ़लानी जंग में इतना बंदा मर गया, लेकिन 1000 बंदा अगर पर डे मर रहा है
हार्ट अटैक से, तो 30 दिन का मतलब है 30,000 बंदा मर गया। और 2 महीने में या 3 महीने में आपकी पूरी दहशत गर्दी की जंग में जितने लोग शहीद हुए हैं उतने पाकिस्तान में सिर्फ हार्ट अटैक से मर जाते हैं। लेकिन इन मौजूआत पे कोई बात नहीं कर रहा। आज और कल दोनों दिन ऐसा था, वैसे भी ऐसा होता रहता है कि जब भी हम किसी पढ़े लिखे आलिम दीन को, इवन के किसी डॉक्टर को ये बताते हैं कि हेल्थ के ये मसाइल हैं और इस पर बात होनी चाहिए, वो बड़ा हैरान होता है कि इस पर तो बात ही कोई नहीं कर रहा। हर कोई मेडिसिन की बात कर रहा है, हर कोई दवाई की बात कर रहा है। मेडिसिन हर घर का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है। हर घर में बजट का एक हिस्सा दवाइयों पे लगता है। तो ये हमारी एक डिस्कशन रही है। इससे पहले मैं आज की गुफ्तगू में चाहूँगा आप सब जो मौजूद हैं, एक तो मुख्तसर तारुफ ज़रूर कराइए। एक क्यों, अगर हम राशिद साहब से शुरू कर लें तो अपना तारुफ और क्या कर रहे हैं ये सब के सब लोग मैं बताना चाहूँगा सुनने वालों को भी कि ये कोई भी जॉब या काम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ कुछ हट के ज़रूर कर रहे हैं। तो ये आज हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। अगर ये किसी की भी सिर्फ जॉब होती तो वो इस आज के सर्कल में इस तरह ना बैठा होता। सब अपने काम के अलावा, शायद साहब यहाँ बैठे हैं पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन इनकी तहरीरें कभी आप पढ़िएगा और कितनी दुनिया इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करती है। तो कितने ऐसे सब इंस्पेक्टर होंगे जिनको इतना फॉलो किया जाता है। तो ये बड़ी गुड लक है कि हमारा सारा जो पैनल यहाँ पे मौजूद है, हर एक की सोशल मीडिया पे और क्लासरूम्स में और फिज़िकली भी एक फॉलोइंग है। तो मैं चाहूँगा राशिद साहब आपसे शुरू करते हैं, आप मुख्तसर तारुफ करवाइए। उसके बाद मैं एक डिबेट रखूँगा और उस पर फिर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके हम पब्लिक में भी शेयर कर देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद सलीम है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन कई हवालों से रहता है। एज़ टीचर स्टूडेंट तो रहता ही है, लेकिन एकेडमिक्स, पर्सनल, करियर, जो मेरे पीयर्स हैं इवन वो भी इसमें जो हमारे एलुमनाई हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में थोड़ा सा मैं काम करता हूँ। और स्पेशली यहाँ पर भी सेशन हुआ था MBTI के हवाले से, मुझे बड़ी इंटरेस्ट है उसमें। तो INFJ, बीइंग एन INFJ, ये दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट एज़ वेल। इसके अलावा फैमिली के साथ टाइम देता हूँ। कासिम अली शाह फाउंडेशन और इस तरह के जो दूसरे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बाज़ बात करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनसे यहाँ पे एज़ पार्टिसिपेंट भी आके मैं सीखता रहा हूँ। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है। शाह जी के साथ न्याज़मंदी का ताल्लुक़ पिछले कोई 5 साल से है। यहाँ पे आया हूँ, बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ ना कुछ वापस करने की कोशिश भी की है जब एज़ रिसोर्स पर्सन यहाँ पे सर्व किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, उसामा तैयब, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर कासिम अली शाह फाउंडेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह से जो है वो चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ़ याकूब है और मैं एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। इसके साथ साथ मैं टीचिंग को एज अ पैशन के तौर पे लेके चलता हूँ और टीचिंग एंड ट्रेनिंग में मेरी जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो मेरे शौक़ से होती है। तो टीचिंग में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा हूँ मास्टर्स लेवल पे। ट्रेनिंग में मैं सर कासिम अली शाह साहब के साथ अटैच हूँ, इस मिशन का हिस्सा हूँ। और उसके अलावा मैं MPDD में इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पे आई एम ट्रेनर। थैंक यू जी। मेरा नाम सलमान आबिद है, मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ और इस वक्त डेली एक्सप्रेस के साथ एसोसिएट हूँ एज ए कॉलमिस्ट और GNN TV के साथ मैं एक रेगुलर प्रोग्राम करता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ 2-3 शोबा जात में एज ए विजिटिंग फैकल्टी और UN का और USAID का मैं एक लीड ट्रेनर भी हूँ। ख़ासतौर पे जो यूथ डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको मैं लीड करता हूँ। अभी मैंने 3 प्रोग्राम USAID के किए हैं जो यंग लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं और कोशिश मेरी ये होती है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी मैं तालीम मुमकिन प्रोग्राम के साथ एसोसिएट रहा हूँ और उनके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग का मुझे मौका मिला है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। मैंने 6 किताबें भी लिखी हैं लेकिन सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर है और मेरा बैकग्राउंड क्योंकि पॉलिटिकल है तो इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर शाहिद है। सन 2015 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था और उसके बाद मेरी तालीम उस वक्त ग्रेजुएशन थी। फिर मैंने MPhil इस्लामिक लॉ एंड जरिस्प्रूडेंस में किया। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी में मैंने PhD पिछले साल कंप्लीट की और हाल ही में अब मैं पुलिस ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे तैनात हूँ, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे और दीगर अवामुन्नास के बच्चे भी पढ़ते हैं। लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है, उर्दू शायरी लिखने का भी शौक़ है और उर्दू शायरी से बहुत शगफ़ है। और सन 2018 में कासिम अली शाह फाउंडेशन से एक ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया था
उस कोर्स की बरकत से ही मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे एक लर्निंग ट्रैक पे चढ़ाया, जिसकी वजह से ही मेरी ये डिग्रियाँ भी कंप्लीट हुई और मुझे कुछ बोलना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना आया। मैं जिस छोटे मोटे स्टेज पे आज हूँ उसके पीछे ये फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ इस फाउंडेशन का और सर कासिम अली शाह साहब का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ज़िम्मेदार घराने में पैदा हुआ और जो एग्रीकल्चर है उसको बेसिकली उसकी सारी एक बेसिक समझता हूँ मैं कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ है और क्या मसाइल हैं ज़िंदगी के। 61 साल मेरी एज हो गई है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने वसाइल दिए और मेरे वालिद साहब एक टीचर थे, तो ज़िंदगी आगे गुजरती गई। जैसे ही वसाइल आए तो फिर फ़ैसला किया कुछ पे बैक किया जाए कौम के लिए, और पे बैक करने के लिए फिर हमने 8-9 साल पहले शाह साहब से एक मुलाकात हुई और ये कासिम अली शाह फाउंडेशन की हमने बुनियाद रखी मिलकर। और उसके बाद अब गुज़श्ता 2 साल से जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उम्मत के अंदर, तो बीइंग ए मुस्लिम तो रब करीम ने फरमाया कि इन्नल मोमिन इख्वा, मोमिन जो है मुसलमान सारे भाई भाई हैं। तो अपने भाइयों का पेन जो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो है मुसलमान एक जिस्म की मानद है, तो उसके जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है जो सारे दिल उसके जो है जिस्म फील करता है। तो इस आयत को मैंने मद्देनज़र रख के ये सोचा कि जो इस वक्त उम्मत के अंदर पेन है, जो पाकिस्तानी कौम जिस दर्द से गुजर रही है, उससे कुछ इलाज किया जा सके, उससे कुछ अवेयरनेस दी जा सके। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है और आज इसीलिए आज आपके साथ भी हम बैठे हैं। तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कुछ उम्मत के लिए आसानी का रास्ता हो सके, ये मेरा तारुफ है। मेरा नाम कासिम अली शाह है और तदरीस के साथ मेरे ज़िंदगी के 26 साल गुजर गए हैं। कोई शक नहीं है कि ये मेरा प्रोफेशन था, यानी जिससे आप अपना ब्रेड एंड बटर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन ये मेरा ऐसा एक प्रोफेशन होने के साथ साथ पैशन भी था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मेरा मिशन बन गया और उस मिशन की कई शक्लें वक्त के साथ साथ बदलती रहीं। उसकी एक फॉर्म जो है वो कासिम अली शाह फाउंडेशन है और इसके साथ साथ बेशुमार जगह पे मुझे पढ़ाने का, काम करने का मौका मिला और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला खैर के कामों में हमें मसरूफ़ रखे। जी अस्सलाम वालेकुम, एजाज़ बुखारी मेरा नाम है। मैं ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोच हूँ। मैंने 26 किताबें लिखी हैं और मेरा कुछ 6 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने का मुझे मौका मिला है। शाह साहब के साथ 2010-11 से हम वाबस्ता हैं एक दूसरे के साथ। वो कायद में हमारी पहली मुलाकात हुई थी और चूँकि शाह साहब ख़ुद खैर के साथ जुड़े हुए हैं तो इनके साथ जुड़ना भी खैर के साथ जुड़ने के मुतरादिफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से जुड़े हैं मुझे तो लगता है कि जड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समन असद है और मेरी जो स्टडीज़ हैं वो जर्नलिज़म में रही हैं और फैशन में रही हैं। शुरू में मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, मुझे लगता था कि शायद मैं रोलिंग स्टोन हूँ। कभी मैं फ़ैशन फील्ड में काम करती हूँ, कभी मैं जर्नलिज़म में काम करती हूँ। मैंने बड़े चैनल्स के साथ काम किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक वक्त आया था कि जब वो दोनों मेरी जो फील्ड्स थी वो मर्ज हो गई और मैं एज इमेज कंसल्टेंट आज काम कर रही हूँ। ये फ़ैशन से थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा मॉडर्न है। इसमें ये बताया जाता है कि बीइंग अ वुमेन, लिबास का जो इंतखाब है और जो उसका मकसद है वो क्या है। तो औरत हो या मर्द हो, बनाओ सिंगार आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपने अपना इमेज कैसे बिल्ड करना है। उसमें फिर मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कासिम अली शाह फाउंडेशन ने, कासिम भाई ने। और कुछ पीआर का काम मैं करती हूँ तो मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसके चलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर के। तो कासिम भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, आजकल के ज़माने में मल्टीपल काम करने ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ इन्फ्लेशन भी ऐसी आपकी जिसकी वजह से आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने तारुफ के तौर पे मैं अपने आप को इमेज कंसल्टेंट कहलाना बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं इवेंट मैनेजर हूँ या कुछ भी हूँ, मेरा जो मकसद है वो किसी दूसरे का इमेज इन्हांस करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरूज आज़म है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं इस वक्त एज एन कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट OBGY हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल के ऑपोजिट है, वहाँ पे काम कर रही हूँ। 2019 से UMT की ग्रेजुएट हूँ। 6 साल हो चुके हैं। इनिशियली स्टेप लिए थे, बेबी स्टेप्स लेते लेते आज एक ऐसी मुकाम पर आई हूँ जिसमें लोगों की भी मदद कर सकती हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल वुमेन एम्पावरमेंट है जिसकी मोटिवेशन मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन से मिली है, सर कासिम से मिली है।
2019 में इनका प्रोग्राम था, 1 डे वर्कशॉप थी, उसके ज़रिए फाउंडेशन से अटैच हुई थी और वो तब से अटैचमेंट अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चलती आ रही है। यहाँ पे फाउंडेशन में एज एन पेन रिलीफ सीरीज़ में हेल्थ चैनल पे न्यूज़ एंकर भी हूँ और उस एंकरिंग भी करती हूँ, तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वर्दा सिकंदर है। बाय प्रोफेशन आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। इसके साथ साथ मेरी एक वेलनेस कंपनी है, मैं उसकी CEO हूँ, होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस। हम मुख्तलिफ इदारों में जाके, जैसे कि अगर मैं कुछ बड़े नाम लूँ तो उसमें पंजाब पुलिस, DHA कम्युनिटी क्लब, नेट्स और मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जिधर जाके हम अपनी वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके साथ साथ चाय विद CEO एक सर कासिम अली शाह का प्रोजेक्ट है। सर मेरे बड़े भाई भी हैं और मेंटोर भी हैं, और अपनी जर्नी में एक चीज़ जो मेरा आगाज़ म्यू हॉस्पिटल में से हुआ था, पहली जब मेरी वहाँ जॉब थी, तो उसके साथ मैं यहाँ पे अक्सर सेशंस देने आया करती थी। अक्सर सर उसामा जब सेशन पे इनवाइट किया करते थे तो मैं अटेंड भी करने आती थी। तो उधर सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि सेल्फ ब्रांडिंग जो मैंने इस फाउंडेशन से सीखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर डॉक्टर वर्दा सिकंदर की एक पहचान है तो इसमें कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक बिग कंट्रीब्यूशन है कि जिसमें सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अपना मकाम बनाया और एक ग्रोथ के फेज़ में। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हमना बिनते शहजाद। मैंने PhD की हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैं फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स आई एम वर्किंग विद द एजुकेशन सेक्टर एंड आई एम ऑथर ऑफ 31 बुक्स। मेरी जितनी भी बुक्स हैं वो करिकुलम की हैं और फेडरल गवर्नमेंट में, इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट में, और साथ आपके KPK के जो बोर्ड हैं 32 बोर्ड्स उनमें सेलेक्टेड हैं। फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स आई एम वर्किंग विद करिकुलम एंड ट्रेनिंग्स। और अगर कहते जैसे वर्दा ने बात की है कि ब्रांडिंग की, तो येस मुझे भी एक पहचान बहुत ज़्यादा जो दी है वो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने ही दी है। मेरा फाउंडेशन ज्वाइन करने का सिर्फ एक पर्पस था कि इस 18 ईयर्स की जर्नी में जो कुछ सीखा है, स्ट्रगल की है और पेरेंट्स की सपोर्ट से, फैमिली की सपोर्ट से, अब कुछ टाइम ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में देख देख के मुझे ये एहसास हुआ था कि इन बच्चों को अब वापस करने की दिस इज़ द राइट टाइम एंड द डायर नीड ऑफ द टाइम। सो दिस इज़ द रीज़न कि आई एम हेयर विद द फाउंडेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मुजाहिद अहमद नाम है जी। अरबी में मैंने PhD कर रखी है और एक मेरा बहुत अरसे से ख्वाब था कि अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि कुरान मजीद का जो तर्जुमा है उसको आसान से आसान तर करके पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। तो मोहतरम शाह साहिब से एक चैनल पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो ताल्लुक़ जो है वो पुख्ता से पुख्ता तर होता चला गया। और फिर शाह साहब से मैंने ज़िक्र किया कि इस तरह एक मेरा बुकलेट है कलीद तर्जुमा कुरान, जिसमें मैंने 308 अल्फाज बताए हैं। अगर वो कोई कर लेता है तो वो 90% अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का लफ्ज़ी तर्जुमा और इब्तदाई तर्जुमा करने के काबिल हो जाता है। तो शाह साहब ने फरमाया कि ये आपके पास स्टेज हमारा हाजिर है, फाउंडेशन हाजिर है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एक सेशन मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे का भी आगाज़ होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये पैगाम जो है वो कलीद तर्जुमा कुरान फाउंडेशन पे भी मौजूद है, सारा लेक्चर्स, तमाम लेक्चर्स वो मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने वो एक प्लेटफार्म दिया और बड़ी कह लीजिए कि एहतमाम के साथ और अच्छे अंदाज से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। एक चीनी कहावत है कि ख़ाक के ज़र्रे आसमान के सितारों से मुखातब होकर कहते हैं कि हम ख़ाक के ज़र्रे इसलिए हैं कि हमें आपकी तरह चमकने के लिए आसमान नहीं मिला। तो एक ऐसा आसमान होना चाहिए जो नए लोग आएँ और वहाँ चमकें, और शाह साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मौका देते हैं नए लोगों को। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले सुलेमान आबिद साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सर इस वक्त हम 25 करोड़ हमारी आवाम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम साइड पे, बाकी मसाइल साइड पे आपका, क्योंकि सर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और रिफॉर्म्स लाने पे ना काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समाज में जो एक अनहेल्दी हैबिट्स और उसमें बिलखसूस गैर ज़रूरी खाना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना कह लीजिए, या फिर कह लीजिए ऐसा खाना खाना जो हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ हम एक बीमार कौम बनते जा रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और उसमें ये हम अपनी कैपेसिटी में तो कुछ काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो नैरेटिव्स बनते हैं इस तरह के, क्योंकि प्रायोरिटी में स्टेट के बड़े बिग चैलेंज हैं, बड़े बड़े चैलेंज हैं, और जब इतने बड़े चैलेंज हो तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया कासिम। देखिए, मेरा तो एक बुनियादी थीसिस ये है कि अगर आप सोसाइटी में कोई बड़ी चेंज लाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेस करना होगा। पॉलिटिकल चेंजेस
सोशल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस वो आती रहती हैं, अच्छी बुरी, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो हमारे यहाँ एजुकेशनल नैरेटिव्स हैं, वो इस वक्त बहुत बिगड़े हुए हैं। हमारा जो एजुकेशनल का ऑब्जेक्टिव है इस वक्त, वो सिर्फ डिग्री का हसूल है और डिग्री हासिल करना है। इंसान की जो जहनी तश्कील है वो नहीं है इस वक्त। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपने इस पर काफ़ी लेक्चर दिए हैं। अब मैं भी इनसे कह रहा था, ये जो कैरियर काउंसलिंग है, मैं इसके सख्त मुखालिफ हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग जैसी चीज़ें को पढ़ाई जाए। इसके मुकाबले में यूरोप में लाइफ काउंसलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, और जब लाइफ काउंसलिंग होती है तो उस इंसान ने या बच्चे ने या बच्ची ने सिर्फ कैरियर नहीं बनाना होता, कैरियर उसका एक पार्ट होता है। उसमें उसकी हेल्थ भी होती है, उसमें उसके खानों की हैबिट्स भी होती है, उसमें उसकी सोशलाइजेशन भी होती है, उसमें उसकी रिलेशनशिप्स भी होती हैं, उसमें उसकी इंटरटेनमेंट भी होती है, उसमें उसकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली लाइफ भी होती है, सब कुछ होता है। मैं तो बुनियादी चीज़ जिसकी बात आपने निशानदेही की है और काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, इवन कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी जो मैंने सेशंस किए हैं उसमें मैंने कैरियर काउंसलिंग के मुकाबले में लाइफ काउंसलिंग पे फोकस रखा है। मिसाल के तौर पे मेरा, आपको पता है मैं माल्टन पार्क में रेगुलर वॉक करता हूँ। आप पार्क में चले जाएँ, पार्क में आपको कोई 20, 22, 24, 25 साल का नौजवान लड़का या लड़की नहीं मिलेंगे, आपको 50 साल से ज़्यादा के लोग मिलेंगे। उसमें कुछ लोग मज़हब से जुड़ जाते हैं, वो वॉक करते वक्त भी तस्बीह पढ़ना पसंद फरमाते हैं, इबादत करना पसंद करते हैं। वॉक को वॉक के तौर पे नहीं लेते, वो एक और तरीके से उसको लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, वो चीनी कहावत है, अभी आपने एक जिक्र किया कि जिस मुल्क में पार्क्स आबाद होंगे वहाँ अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क में अस्पताल आबाद होंगे वहाँ पार्क्स वीरान होंगे। तो शाह साहब जो बुनियादी काम है ना, वो ये है, जो भी आपने यूथ के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स के, फूड्स के, खाने के, सोने के। अब हमारी नेचर के अंदर रात सोने की है, हम उसको जाग के गुजारते हैं, दिन काम करने का होता है, उसको सो के गुजारते हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये कि वो चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं। तो एक तो ये एजुकेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है हमने कि बच्चे और बच्चियां जो है वो लाइफ काउंसलिंग पे फोकस करें और अपने आप को एक काम का कीड़ा ना बनाएं, मल्टीपल कामों के साथ अपने आप को जोड़ें ताकि एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को ऑपरेट करें। एक बात, इसमें हमारे करिकुलम को भी चेंज होना है, इसमें हमारे टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को भी चेंज होना है, लेकिन अगर वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश करें। जैसे आपके यहाँ कासिम अली शाह फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, क्योंकि डिजिटल मीडिया की एक दुनिया है, तो आप एक ज़्यादा से ज़्यादा इस नैरेटिव को बिल्ड करें कि कैसे हमने अपनी लाइफ काउंसलिंग के ऊपर फोकस करना है। एक बात, दूसरा जो काम है वो इस वक्त जो यूथ के कॉन्टेक्स्ट में है, लोग जल्दी में हैं और जल्दी जल्दी वो अपने हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि प्रोसेस क्या होता है। अगर आज कासिम अली शाह साहब किसी मुकाम पर है तो उसके पीछे एक पूरी की पूरी जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, मार है, एक पी काटी आपने। हमारे यहाँ नौजवान बच्चे और बच्चियाँ पी काटने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि दिनों के अंदर जो है ना वो आप हमें स्लिम कर दें, दिनों में हमें आप स्मार्ट बना दें, दिनों में हमारा इमेज बिल्ड कर दें, दिनों में हमारा ये कर दें। तो नौजवानों को एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ लेकर आना होगा, एक चीज़। तीसरा, आपको एक काम करना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये इतना इस वक्त गंभीर मसला बन चुका है सोसाइटी में कि लोग समाजी ताल्लुकात, ज़ाती ताल्लुकात में उलझ कर रह गए। और मैंने भी एक स्टडी पढ़ी है कि 6 माह जो पहले हैं शादी के, इसी में ही 90%, 70%, 80% डाइवोर्सेस हो रही हैं, इसलिए कि लोग 6 माह के अंदर ही एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाए। और अगर ये साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त गुजर जाए तो कहते हैं कि फिर लाइफ थोड़ी चल पड़ती है, लेकिन शुरू में नहीं आ रही। ये जो तनाज़ात पैदा होते हैं घर के अंदर हमारी ज़ात के साथ, हमारे रिश्तों के साथ, उसको हमें डील नहीं करना आ रहा। शाह साहब ने मुझसे एक कोर्स करवाया था, आपको याद होगा जब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ आपका एक MOU हुआ था, तो मेरा एक सेशन था, तो मैंने उनसे कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करता, पाकिस्तान US की बात नहीं करता, पाकिस्तान फलां की बात नहीं करता,
मैं कॉन्फ्लिक्ट विद इन जो हमारे अपने अंदर हैं इस वक्त घरों के अंदर और अपनी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कैसे डील किया जाए, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का विन विन सिचुएशन को कैसे हमने ट्रांसलेट करना है जिसमें हम अपनी बात सही तरीके से कर सकें। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इन 3-4 चीज़ों को फोकस कर लिया जाए और आपका जो अदारा है वो अगर इसको बेस कर ले तो आप कम से कम यूनिवर्सिटीज़ के तक आपकी एक्सेस है, कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ जगह पर आप डायरेक्ट जाते हैं, इसको एक एजुकेशनल नैरेटिव के तौर पर अगर आप डील कर लें तो उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उसको भी आप जो है ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन करके लीड कर सकते हैं। मेरा सवाल ना डॉक्टर वर्दा से है जी, मैं आपके साथ ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगा। चंद दिन पहले हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ बच्चों को हमने बुलाया, इंटरव्यू ले रहे होते हैं हमारे, क्योंकि तालीम मुमकिन के बच्चे 1 साल के लिए हमारे पास आते हैं, तो 1 साल में हमारी कोशिश होती है कि जो मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं उसामा साहब और एक हमारी बड़ी एक सीनियर एक्सपर्ट थी वो भी मौजूद थी, ऑब्वियस है उनका तजर्बा मुशाहिदा मेरे से उसामा साहब से ज़्यादा था। उनका कहना ये था, तकरीबन 40 बच्चों के उस दिन हमने इंटरव्यू लिए हैं, उनका कहना था 80% बच्चों को अगर कोई भी जो फूड को जानता है, हेल्थ को जानता है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइट को जानता है, एक्सपर्ट है, हेल्थ कंसल्टेंट है, 80% की शक्ल देख के कह सकता है कि इनकी तो खुराक ही पूरी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जो कंप्लीट डाइट का कॉन्सेप्ट है वो जानना चाहूँगा। अच्छा देखिए, एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि जो कह लीजिए उम्र का हिस्सा मेरा है, बुखारी साहब का है, सलमान आबिद साहब का, या कुछ सीनियर लोगों का है, वो उसमें 2 खुराकें ही काफ़ी हैं। लेकिन एक यंग ब्लड है जिसको थोड़ी सी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये खुराक, क्वालिटी खुराक, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर क्वांटिटी जो है फूड की, डाइट की, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस पे आप ज़रूर बात कीजिए। सर, अभी आपने बच्चों का जिक्र किया। कल मेरे पास क्लिनिक में एक बच्चा आया और उसने आर्मी के अब टेस्ट में अपेयर होना है और मुझे कह रहा था, डॉक्टर साहिबा मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 19 दिन का वक्त है और आप मेरा वज़न कम करा दें, क्योंकि अगर मैं अपने BMI पे ना उतरा तो मुझे ऑब्वियसली एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है आर्मी का, तो उसमें पास नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरा ख्वाब था वो अधूरा रह जाएगा। ये बात बताने का मकसद ये कि हमारे जो बहुत से ख्वाब होते हैं वो डायरेक्ट हमारी खुराक के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बच्चियाँ क्लिनिक में आती हैं। आजकल PCODs का नाम बहुत आप लोग सुन रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इधर एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितनी बीमारी हैं उन सब का रूट कॉज खुराक की कमी या खुराक की ज़्यादती है। आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर शुगर किसी इंसान को होती है तो उसकी ग्लूकोज इरेगुलेट कर रही है, वो शुगर ज़्यादा ले रहा है या शुगर कम ले रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो नमक की ज़्यादती, दिल के अमराज की बात की जाए तो फैट के प्रॉब्लम्स, क्वांटिटी का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह थायराइड की बात की जाए तो वो भी आयोडाइड, सॉल्ट, और पट्ठों की बात की जाए तो कैल्शियम। तो हमारी जो सर का बाल है इससे लेके पाँव के नाखून तक हमारी बॉडी को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ चाहिए। तो अब उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो यंग एज है, हमारी डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो 23 साल की उम्र तक जारी रहता है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस रुक जाता है क्योंकि ऑर्गन्स मैच्योर होने लग जाते हैं और फंक्शनिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। अब ये जो आपकी उम्र का हिस्सा है, जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हमारी बॉडी में स्टोर्स बनते हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन, आयरन, ऑर्गन के मैच्योर होने तक। तो इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट दें। सर, आपने लफ्ज़ बोला बैलेंस डाइट और क्वांटिटी, एग्जैक्टली उसके साथ क्वांटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अब 5 मेजर फूड ग्रुप हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल आ जाते हैं, प्रोटीन्स, गोश्त, अंडा, दालें, चने, उसके बाद फैट्स जिसमें देसी घी और नट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और उसके साथ जो आखिरी फूड ग्रुप है वो डेयरी आ जाता है जिसमें दूध दही आ जाती है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, और आज इसी को हमारी यूथ निकाली जा रही है। हम चाह रहे हैं हम कॉग्निशन में बड़े स्मार्ट हों, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ग्लूकोज ही नहीं दे रहे, आप जिस बच्चे से आप सवाल करेंगे ना वो कहेगा मैंने अपनी ज़िंदगी से रोटी चावल निकालने में है ताकि मैं फ़िट हो जाऊँ और मेरा दिमाग, हमारी जो ब्रेन है उसका बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल, हाँ उसकी सही क्वान्टिटी बहुत मैटर करती है। जैसे 6 से 11 सर्विंग
एक जो है 60 ग्राम की रोटी एक सर्विंग है, तो आपने 6 सर्विंग 6 से 11 सर्विंग के दरमियान पूरी करनी है। इसी तरह प्रोटीन्स की बात की जाए तो आजकल यंग बच्चे कह रहे होते हैं वी आर कार्निवोर्स, हम सिर्फ मीट खाते हैं, हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं लेते। अब अगर आप सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेंगे तो आपके अंदर दिल के अमराज होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हीम आयरन नॉन हीम आयरन दोनों वैरायटी मिले, हम दालें भी खाएं, हम सब्जियां भी खाएं, हम चने भी खाएं, हम गोश्त भी खाएं, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है फैट फ्री डाइट, कीटो डाइट, फैट डाइट्स आजकल मॉडर्न एरा में, इवन दो मैं यूनिवर्सिटीज़ में सेशन देने जाती हूँ तो उधर बच्चे कह रहे होते हैं कि मैम आप कोई ऐसी डाइट दिखाएं जो फ़ैट फ्री। अल्लाह ताला ने जितने फूड ग्रुप्स बनाए हैं उन सब की इंपॉर्टेंस है। हमारे दिल के गिर्द, हमारे दिमाग के गिर्द एक पतली सी झिल्ली बनाई हुई है जो प्रोटेक्शन के लिए है कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर ना जाए और बाहर ना जाए। अब अगर हम फैट ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आप सोचें आप अपने दिल के करीब की जो झिल्ली है उससे प्रोटेक्शन ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक डाइट्स की तरफ जाएं, देसी घी नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद फल आ जाते हैं। फलों में वो लोग अब जो यंग बच्चे हैं उनको सब फल खाने चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, हर फल की मुख्तलिफ अफादियत है। अच्छा, इधर एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, हमारी यूथ कहती है कि हमें एलर्जीज़ हैं, उन्हें एलर्जीज़ नहीं होती। उनको क्या होता है कि आपकी आदत डेवलप हो गई हुई है कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, हम ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि हम न्यूट्रिशनली अपने ये 5 फूड ग्रुप से शोर नहीं कर सकते, हम हॉस्टलाइड है, हम वर्क प्लेस पे होते हैं। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है, मैं आप सब से यहाँ बैठे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या कोई एक ऐसा दिन होता है, या इधर जो ऑडियंस बैठी हुई है, कि आप लोग जिस दिन अपना फ़ोन घर भूलें? नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा फ़ोन घर रह जाएगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा जिस्म हमारे साथ हर टाइम कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपको भूख लगी है, पेट से आवाज़ें आ रही हैं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं। पट्ठे में दर्द हो रही है, घुटने में से आवाज़ें आ रही हैं, कैल्शियम की कमी है। सर दर्द हो रहा है, 4 घंटे से पेट खाली है, पानी की बार बार प्यास, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक न्यूट्रिशनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे और अपने 5 फूड ग्रुप्स और जितनी क्वांटिटीज़ आपको चाहिए, तो सॉरी देखें, आपका अगर अपने साथ कम्युनिकेशन ख़त्म होगी तो फिर बीमारियां आप पे हावी हो जाएंगी। और वो वक्त दूर नहीं होगा जहां आपकी ड्रीम्स भी ख़त्म होंगी, जहां आपकी इकोनॉमी भी अनस्टेबल होगी। और एक बड़ी तल्ख हकीकत मैं यहाँ मेंशन करने जाऊँगी कि आपके रिश्ते भी ख़राब होंगे। मेरे पास एक, मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, जो बहुत क्लोज होता है और हर टाइम। औरतें आके क्लिनिक में कहती मेरा बंदा मेरा गल नहीं करता, कहता तू हर टाइम ही बीमार रहनी है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप हर टाइम बीमार रहेंगे तो उसकी वजह से आपका घर, आपके मामलात, सब कुछ अफेक्ट होगा। तो यंग जनरेशन के लिए एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है इधर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो बैलेंस डाइट फूड ग्रुप्स पे काम किया जाए जितने मैंने मेंशन किए, और उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इन सारी चीज़ों का श्योर किया जाए। सर, क्या हम जो स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि हम सबकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ हैं, हमें फॉलो किया जाता है, जब हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर जाके ये नसीहत करते हैं, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूँगा, तो स्टूडेंट्स या हमारे फॉलोअर्स असर लेते हैं? मिसाल लीजिए ना, आप स्पोकन के और कम्युनिकेशन के बड़े गुरु हैं, रिलेशनशिप के भी गुरु हैं, लेकिन अगर आप किसी को ये कहें कि थोड़े से पतले हो जाओ या थोड़ा सा अपनी खुराक का ध्यान करो, तो उसके असरात क्या होते हैं, वो इम्प्रेशन कैसा जाता है? जी, वो सुनते हैं जी। बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा ये मानना है कि जिसे सुनाना आता है उसका असर होता है। हम में से अक्सर लोगों को सुनाना तो आता है लेकिन सुनाना नहीं आता है, उसके फिर नताइज मुख्तलिफ निकलते हैं। अब ये होता है कि देखिए, जो खिलाफ फितरत जो चीज़ें होती हैं वो खिलाफ मिजाज भी वही होती हैं। मिजाज और फितरत ज़ाहिर साथ जुड़े हुए हैं। आप जब इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग जिस तरह मैडम इमेज का काम करती हैं, अगर हम स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट को खड़ा होकर कहते बेटा यूँ खड़े होकर यूँ बात करो, ये करो कि देखो तुम्हारा पेट निकला हुआ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो जिस तरह आप इनडायरेक्ट उसके साथ जब बात करते हैं तो उसे ये नहीं लग रहा होता कि मुझे सुनाया जा रहा है या लगाई जा रही है बात। बहैसियत असातिज़ा जो भी हम ज़ाहिर हम एक ही उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उस्ताद अगर सिर्फ तन से निकल आए ना, तनकीद से निकल आए, जिस तरह वो तंज़ वाला जो उसका तरीक़ाकार है, जिसमें वो जो जिस तरह जो लबो लहजा उसका, अगर अगले को लगे कि उसे बताया जा रहा है, सुनाया नहीं जा रहा, तो सर असर होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और असर होता उसका है जिसके ऊपर असर होता है।
अब मेरे ऊपर असर होगा तो मैं किसी पे असर डाल सकता हूँ, और अगर मैं दूसरी तर्ज पर मुतासर हुए, जो मुतासरीन वाला, तो फिर ज़ाहिर है मैं उसी तर्ज का असर डालूंगा। तो मैंने नॉर्मली ये देखा है कि मेरे अपने तजुर्बे में ये बातें हैं कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में वो वाली तब्दीली का हम लोग, आप लोग, हम लोग सबब बने हैं जिसके लिए वो हमारे पास नहीं आए थे। यानी हमारे पास वो अंग्रेज़ी सीखने आए थे, लेकिन उसके बाद ये अंदाज़ हो कि उन्होंने अपने ऊपर किस न किस बहुत आ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब आप इनडायरेक्ट किसी के साथ कोई बात कर जाते हैं, उसे टारगेट नहीं करते हैं, तो उसके असरात मुरतब होते हैं। और अगर आप उसे जाकर टारगेट कर देंगे तो फिर उसके असरात क्या होंगे कि वो आपके करीब आने से फिर वो खतरा आएगा। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बड़ा शानदार, आपने उसमें नुक्ता बड़ा अहम दिया। मैं हुसैन साहब से पूछना चाहूँगा सर, आपको काम करने का, क्योंकि एक पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जिस मैसेज को आप किसी स्टेज पे ला के पब्लिक में, मैस में लेके जाते हैं, उसके पीछे पूरा एक जर्नी होता है, जो आपने बताया कि एक ज़मींदार होने से, एक गांव से सफ़र शुरू करने से आज के दिन तक पहुंचने का। जब आपने पिछले 2 सालों में इस सारी पट्टी में, पहले कसूर में भी काम होता रहा और उसके बाद ये जब आपने काम किया चारसद्दा में, नौशहरा में, मर्दान में और साथ ही साथ वाह कैंट में, तो इसके किस तरह के असरात देखे और वहाँ लोगों के क्या चैलेंज थे जिनके सोल्यूशंस लोगों को मिलने लग पड़े? देखिए, बीइंग मुस्लिम मसले में जो इस वक्त हमारा बुहरान है ना, वो बुहरान है कि हम दीन को मजमूई तौर पर पेश नहीं कर सके। आज हमारा आदमी, हम समझते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना ये दीन है, और बाकी जो इटसेल्फ हमारी लाइफ है वो हमारी अपनी कोई प्राइवेट चीज़ है। हालांकि बीइंग मुस्लिम हम 24 घंटे अल्लाह ताला के बंदे हैं, और दीन मुकम्मल इसीलिए है कि 24 घंटे की इल्म मौजूद है। मुसलम की दिन की ज़िंदगी, बल्कि इस्लाम के बारे में तो ये मतलब हम कोट करते हैं कि इस्लाम की रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। तो अगर हमने ये काम आसानी से करना है, देखिए मैं इस वक्त 3 लाख मसाजिद हैं पाकिस्तान में जो कि काम कर रही हैं, और उसमें से अगर एवरेज 30 लोग भी हम लगाएं कि हर नमाज में 30 लोग जाते हैं, तो 90 लाख लोग मस्जिद से जा रहे हैं, मस्जिद से आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं, मतलब एक प्रैक्टिस सारा दिन हो रही है। लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। आउटपुट इसलिए नहीं है कि वो वहाँ पर सिर्फ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सीखने के लिए नहीं जाते। हम जैसे जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए नहीं जाते। तो एक तो हमें सीखने वाला जहन देना पड़ेगा कि हमें हर वक्त सीखना है, हर वक्त हमें सीखना है। दूसरा ये है कि जब किसी चीज़ को दीन के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो फॉर एवर हो जाती है। यानी कि आज से 30 साल पहले जो हमारे वालिदैन तंदुरुस्त थे, उसकी वजह क्या थी? वो 2 वजह से तंदुरुस्त थे। एक तो उस वक्त गुर्बत थी, और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हम खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या इस किस्म की जो चीज़ें पी रहे थे, उनकी अफोर्डेबिलिटी में ही नहीं थी। दूसरा ये था कि उस वक्त का जो लाइफस्टाइल था वो शरीयत के बहुत करीब था, यानी वसल्लम की सीरत के बहुत करीब था, और उसके बेनिफिट के तौर पर वो लोग सारे सेहतमंद थे। यानी कि पूरे गांव में कोई आदमी को मसाइल नहीं थे। मतलब मैं जिस गांव में पैदा हुआ था, जहाँ पर बड़ा हुआ था, तो आसपास 5-6 गांव थे, और 5-6 गाँव को एड्रेस करने वाला एक हकीम था, और वो भी फुल टाइम हकीम नहीं था, पार्ट टाइम हकीम था। तो मतलब 6 गाँव को सर्व करने के लिए एक बंदा था, जिसके पास में एक दफ़ा गया तो 2 मरीज़ बैठे हुए थे, और एक दफ़ा गया तो कोई मरीज़ ही नहीं था। तो मकसद क्या था कि अब जो हम जब दीन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे थे कि वो सादगी गुर्बत की वजह से थी, और जो उस वक़्त के रस्म रवायत थे वो भी सीरत के करीब थे। मिसाल के तौर वक़्त से सोना ये सीरत का पैगाम है, लेकिन वो क्यों सोते थे? लाइट थी नहीं, तो लिहाजा सोना उनकी मजबूरी थी। सुबह जल्दी उठना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि लैट्रिन थी नहीं, उसने सुबह अंधेरे में उठ के जाके बाहर जाके अपना हाजत से फारिग होकर आना था, उसकी मजबूरी थी, वो सुबह उठता था। तो अब ये चीज़ें नहीं रहीं। अब हम अगर कौम को बताएं, मतलब अपने नौजवान नस्ल को बताएं कि बेटा सिर्फ नमाज और हज ज़कात नहीं, बल्कि 24 घंटे की लाइफ नबी वसल्लम की जो है ना, ये मतलब महफूज भी है, और इसके पीछे जो इल्म है वो कामिल है। तो खाने के बारे में जो अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल बताए हैं, आज हमारी कौम उसको नहीं जानती, खाने के प्रोटोकॉल को नहीं जानते। आज तक हमें क्या बताया गया कि खाना क्या जी, हाथ धो लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, इससे आगे हमें कुछ नहीं बताया गया, या ये अपने सामने से खा लो, ठीक है ना, सेकंड करेंगे ना इसको। ये 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, हालांकि 3 चीज़ें नहीं हैं। रसूल ने फरमाया कि पेट भर के खाना खाना यानी ओवर ईटिंग करना बुरा काम है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ओवर ईटिंग करना बुरा काम है। इसी तरह खाने के जो असूल एक दीन ने बताया कि खाना वक्त से खाया जाएगा। इंसान जो है दिन को खाना खाने वाली मखलूक है, और आज भी जो हेल्दी कौमें हैं, जापान हो गया, जर्मनी हो गई, अमेरिका, फ्रांस हो गया, जो भी मतलब हेल्दी कौमें हैं पहली 5-6, उनका फूड का शाम का जो वक्त है 6 से 8 बजे, 8 बजे के बाद वहाँ पर फूड का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल अलग है, क्योंकि हम इसको दीन का मसला नहीं समझते। तो उनको बताया जाए कि जैसे मतलब रात को फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए खाना भी रात को नहीं खाया जा सकता। तो फिर क्या होगा? फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा। एक दफ़ा आपने इसके जहन में डाल दिया कि ये दीन का तरीक़ाकार है और आपने इसको फॉलो करना है, तो वो फिर फॉर एवर चलता रहेगा। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान में
मेरी बड़े बड़े डॉक्टर से बात हुई, अगर सिर्फ रात का खाना जो है अगर हमारा इशा से पहले पहले क्लोज़ हो जाए तो जो ये बीमारियां हैं, मतलब शुगर हो गया, दिल के मसाइल हो गए, जिगर के मसाइल हो गए, मैदे के मसाइल हो गए, 25% तो 60 डेज़ में ख़त्म हो जाएंगे। अब सिर्फ एक पैगाम देना कि भाई रात को खाना खाना बुरा काम है, इसकी परमिशन ही नहीं है, इसकी परमिशन ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में ये है कि हज़ारों ख़ानदान है जो शुगर से आज़ाद हो चुके हैं, हज़ारों ख़ानदान है जो कि मैदे के रेगुलर कैप्सूल खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए हैं। हज़ारों ख़ानदान वो कह रहे हैं कि हमारा मंथली जो बजट है वो 5 से 10 हज़ार रुपये हमें बचने लगे, मतलब मेडिसिन का हमारा बजट तकरीबन नील हो गया। तो नबी वसल्लम के लाइफ स्टाइल को जो है, खाने पीने के मुताबिक जो नबी वसल्लम का लाइफ स्टाइल है, उसको अगर हम मतलब ओपन कर दें और उसको हर जगह पर बयान करना शुरू कर दें तो ये चंद हफ्तों का हमारा मसला है, सालों का मसला नहीं है। मुसलमान को यही अज हासिल है कि मुसलमान जब तौबा करता है तो वो वहीं पर खड़ा जाता है जहाँ पर अल्लाह की उसके साथ मदद शुरू हो जाती है। तो हमने वहाँ पर यही किया, उनसे कहा मस्जिद के वहाँ पर मस्जिदों के अंदर खुतबों में ये बात अब हो रही है, मस्जिद के दुरूस के अंदर ये बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसको नबी वसल्लम के खाने के मुताबिक लाइफ स्टाइल जो है, जो प्रोटोकॉल आप कहते हैं, मतलब जैसे हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है। अब जैसे ही नमाज का जिक्र आता है तो हमारे जहन में 6 प्रोटोकॉल आ जाते हैं कि मैंने वज़ू भी करना है, मेरे कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, जो है मेरे नमाज का वक़्त भी होना चाहिए, लेकिन कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, ये नहीं बताया जाता। ये 4 चीज़ें कौम को बता दें आप, कब खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। तो कौम जो मतलब जो बीमारियां हैं, जो कि जैसे जब 6 जो बीमारियां हैं, ये इंशाल्लाह 6 महीने से पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए आप लोग कोशिश करें और प्लानिंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी का मामला करें। मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे बड़े मसाइल ऐसे हैं जो मिंबर से डिस्कस नहीं हो रहे, और वो अगेन मैं कहूँगा ज़िंदा मसाइल हैं, रेलेवेंट मसाइल हैं। आप से 2 मैं गुजारिशात करना चाहूँगा। एक तो उनमें से कुछ मसाइल की निशानदेही कीजिए, और साथ ही साथ जो मौजू ये हुसैन साहब बता रहे हैं जो कि हमारे एक मिशन का हिस्सा है, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज करना, आप अपनी इनपुट ज़रूर दीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्योंकि अरबिक है और आप मीडिया पे भी बात करते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी बात करते हैं, और बड़े लोगों को आपसे रब्ता करना पड़ता है। मुझ जैसे कह लीजिए जो लिखने पढ़ने वाले हैं कि कंटेंट में भी हेल्प कीजिए, कोई हवाला हमें चाहिए होता है तो आपको इंसाइक्लोपीडिया समझ के आपसे रब्ता किया जाता है। ये दोनों हवालों से, एक तो वो मौज़ूआत क्या होने चाहिए, और दूसरा इस सब्जेक्ट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से हम स्केल पे कर सकते हैं, इसको कैसे फैला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम शाह साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से जो शाह साहब ने सवाल फरमाया है, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मोहतरम हमारे मोहम्मद हुसैन साहब फरमा रहे थे कि मसाजिद एक हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम आगाही लोगों तक मुख्तलिफ़ हवालों से पहुंचा सकते हैं, और लोग सीखने के लिए नहीं जाते बल्कि नमाज के लिए महज जाते हैं। लेकिन दूसरा उसमें पहलू एक और है, वो ये है कि क्या वहाँ पे जो खुतबा हज़रात हैं, इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पे और 100% जो वहाँ पे मौजूद हैं वो सिखाने के मतलब इस लायक या काबिल हैं, ये भी एक सवाल बनता है। क्या उनकी भी इस नहज पे तरबियत की गई है कि वो दौरे हाजिर के जो मसाइल हैं उनसे इन टच हों और वो लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे एक उस्ताद साहब, उनके बेटे, वो कहते हैं कि जी उस्ताद साहब ने फरमाया कि आप जुम्मा पढ़ने बड़ी ताख़ीर से जाते हैं, इतनी लेट क्यों जाते हैं? तो कहते हैं कि जी मैं पिछले साल जुम्मा पढ़ता रहा हूँ, तो इस साल मैं जो जुम्मे पढ़ना जाता हूँ तो वही पिछले साल वाले मौज़ूआत हैं। तो यानी एक कोई किताब भी बाज़ खुतबा ने रखी हुई है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। किसी ने 10 दफ़ा रिपीट कर ली, किसी ने 20 दफ़ा रिपीट कर ली। तो मतलब एक ही तर्ज़ के मौज़ूआत, और फिर उनका समझ लीजिए कि एक ही मौजू है और उसी पे तकरीबन चलते रहते हैं। तो एक तो ये है कि दौरे हाजिर के जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी उनकी तरबियत भी मेरा ख्याल है कि इस हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, और मस्जिद का जो किरदार है वो फ़ाल होना चाहिए। जिस तरह दौरे रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे खिलाफत में एक फ़ाल किरदार मस्जिद का था, अब भी वो होना चाहिए। और ये सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे मर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह डॉक्टर वर्दा साहिबा भी ये गुफ्तगू कर रही थी, तो मेरे जहन में भी उसी हवाले से कुरानी उसूल आ रहे थे, क्योंकि मैं कुरानियात का तालिब इल्म। तो सबसे पहले जो एक इन्होंने कहा कि कमी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए। अब कुरान इसको किस तरह बयान करता है? फरमाता है कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, यानी कमी ना हो, वला तुसरिफू, इसराफ़ भी ना हो, ज़्यादती भी ना हो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो ये वो उसूल है कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और फिर जो है हर तरह की खुराक शामिल होनी चाहिए। इस हवाले से कुरान क्या फरमाता है? कुलू मिम्मा फिल अर्थ, ज़मीन में जो कुछ है खाओ,
यानी इजाज़त दी कि हर एक का अपना अपना एक किरदार है इंसानी सेहत के हवाले से, लेकिन 2 शर्तें साथ लगा दी, हलालन तय्यबा, वो हलाल होना चाहिए, तैयब होना चाहिए। इसको आम तौर पे हमारे लोग बयान करते हैं हलाल तैयब एक ही चीज़ ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी फ़र्क है। हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया कि आपके लिए खाना इसका जायज़ है, लेकिन तैयब वो है जिसको हलाल ज़रिए से हासिल किया गया हो। यानी हलाल खाएंगे तो आपका जिस्म दुरुस्त रहेगा और तैयब खाएंगे तो आपकी रूह दुरुस्त रहेगी। तो रूह के अपने तकाज़े हैं, जिस्म के अपने तकाज़े हैं, और रूह की जो बीमारियाँ ज़ाहिर है वो जिस्म पर भी असरअंदाज बहुत हद तक होती है। और इसके बाद देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अब जब सफाई की हम बात करते हैं तो सिर्फ महज हम कह देते हैं जी जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, इस तरह की सफाई, जबकि सफाई ये मुकम्मल एक पूरा फ़लसफ़ा है और इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। जिस्म की सफाई भी है, लिबास की सफाई भी है, रूह की सफाई भी है, फ़िक्र की, सोच की, ख़याल की सफाई भी है, और ख़याल चूँकि वो बुनियाद बना करता है। और इसी तरह आप देखिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ, एक तैराकी सिखाओ, एक तीरंदाजी सिखाओ और एक घुड़सवारी सिखाओ। यानी ये तीनों चीज़ें देखिए कि उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक ज़ाहिर है, और अब जो तकाज़े हैं वर्जिश के हवाले से उनको भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि एक तो मस्जिद के किरदार को हमें फ़ाल करना चाहिए, खुलासा कलाम ये हुआ। दूसरा जो है वो खुतबा हमारे जो हैं उनकी तरबियत बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग बड़े पढ़े लिखे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बहसीयत मजमूई में ये चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। और इस हवाले से आखिरी गुजारिश ये है कि जैसे अनहेल्दी फूड हैं, हम अपने बच्चों को आमतौर पे मना करते हैं, बेटा ये नहीं खाना, बेटा ये नहीं खाना, लेकिन हमारे घरों में वही चल रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं ये नहीं खाना। मिसाल है कोई ऐसा पड़ा हुआ है गैर सेहतमंदाना, तो हम कहते हैं ये आपने नहीं खाना, कोई ऐसा मशरूब पड़ा है ये आपने नहीं पीना, लेकिन हम वही पी रहे हैं, हम वही खा रहे हैं। तो बहसीयत वालिदैन और बहसीयत उस्ताद हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए इस हवाले से रोल मॉडल बने। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मस्जिद के किरदार पे एक नशिस्त और रखेंगे, उस पर हुसैन साहब ने बड़ा शानदार काम किया हुआ है मुख्तलिफ अज़ला के अंदर, और सही मानों में जो मस्जिद का एक किरदार है उसको निभाने की कोशिश की है। तो वो उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, फाउंडेशन भी माशाल्लाह काम कर रही है। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अर्ली एज में, अभी जैसे सलमान साहब ने कहा ना कि 40-50 साल की उम्र के लोग नज़र आते हैं पार्क्स में, तो क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से हैं और स्कूल के बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहता है, आप क्या समझती हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि उस एज के अंदर बच्चों को सेहत के हवाले से गाइडलाइंस दी जाए, ताकि वो जब थोड़ा सा अपने उसमें एडल्ट्री में आएंगे या उसके बाद आप जो है वो मिडिल एज में जाएंगे तो वो हैबिट डेवलप हो गई हो कि उन्होंने अपनी डाइट का सही ख्याल रखना है? सर एक्चुअली जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं, ख़ासकर अगर हम अर्ली ईयर्स के बारे में बात करें, अर्ली ईयर्स से मेरी मुराद वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास 3 साल से स्टार्ट होते हैं। 3 साल से लेकर अगर हम 7 साल के बच्चे की उम्र की प्लानिंग पे ही बात करें तो आपका ख़ासकर जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें आपकी प्रोसेस्ड शुगर आएगी, आपका जंक फूड आएगा, वो आपके बच्चे के 2 चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से कह लें कि असरअंदाज करेगा। जिसमें से पहली चीज़ है उसका अटेंशन स्पैन। अब अगर आप आज का बच्चा देखें, अगर हम क्लासरूम्स में जाने में बात करें या हम अपने घर के बच्चे देख लें, अपने बहनों के अपने, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इन बच्चों में कि इन बच्चों का अटेंशन स्पैन नहीं होता। लाइक 2 to 3 मिनट्स भी तो बहुत दूर की बात है, 30-35 सेकंड्स के बाद ये कहेंगे जी हमें अब कुछ और दे दिया जाए। ये किसी पज़ल पे नहीं टिक सकते, जबकि जब हम बच्चे थे तो हम पज़ल्स वगैरह खेलते थे। इसका सबसे बड़ा जो आप कह लेंगे नुकसान है ना कि जितनी भी ये हम शुगरी और प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं ना, ये बेसिकली हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत रुकावट बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, ये चीज़ें काम नहीं करती। तो सबसे पहले अब जैसे कि मेरे पास एक लिटिल वंडर्स का प्रोजेक्ट है जो कि डे केयर को देखता है। डे केयर में मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल आप कह लें कि अभी 3 महीने के होते हैं तो पेरेंट्स दे जाते हैं आपको, और उसमें हम 5 साल तक के बच्चे जो स्कूल से पहले तक की एज होती है उसमें वहाँ पे ये जो अपने लंच वगैरह देकर जाते हैं, हमने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन डे केयर में तो लगाई हुई है कि हमें किसी भी किस्म का जंक फूड ना हो, आपकी ये मैगी नूडल्स ना हो, या आपके स्टमक को कह लें कि जितना भी मैगी वगैरह जो भी आपकी नूडल्स हैं, ये जो इंस्टेंट नूडल्स होती हैं ये स्टमक को ख़राब कर देती हैं। देन उस वक्त तो आपकी भूख का जो एक होता है उसको कर देती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका ब्रेन से सिग्नल आता है कि आई एम एम्प्टी, आई नीड समथिंग एल्स, और उसके लिए बच्चा फिर भूख के लिए नहीं खाता, फिर बच्चा सिर्फ उस सिग्नल के लिए खा रहा होता है। अब अगर हम अपनी बड़ों की भी आगे आदत देखें तो यही आदतें आगे जाकर
हमें असर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन से ये पोइम पढ़ते आ रहे हैं, रटाते आ रहे हैं। प्रैक्टिकल मैंने देखा व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, मैंने प्रैक्टिकल ये देखा कि मैं रात को जब जाग के पढ़ती हूँ ना, तो मेरे से, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की थी ना, वो एल्गोरिथम लिखा जाता है, मतलब रात को मेरे से वो उतना काम नहीं होता। जो काम मैंने अगर 12 से सुबह 4 बजे तक की है, तो वो उतना काम होता था कि अगर मैं रात को सो गई हूँ अपने टाइम पे 11 o'clock और मैं सुबह 3:30 उठी हूँ या 4 बजे उठी हूँ, तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो 2 घंटों में मैं काम करती थी, वो रात के 4 घंटों में भी नहीं हुआ होता था। तो मेरी आज भी ये आदत है, तो मैं बच्चों को, अपने यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पास मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी हैं, O levels के भी हैं, छोटे भी हैं, मैं उन्हें ये हमेशा मैसेज देती हूँ कि नेचर के अगेंस्ट मत जाएं। आप मैक्सिमम, अगर आप बहुत देर से भी सोना है ना, 10:30 11 o'clock तक सो जाएं, और उसके बाद रात को जाग के काम करना है। आपकी डेडलाइंस होती हैं, बच्चे आजकल फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, उसको फोकस करें, लेकिन वहाँ से आप सोने के बाद आप 3 बजे उठ जाएं, क्योंकि एक तो उस वक्त वो कुदरत का कानून भी है, और आपकी डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 8 से 4 की जो नींद होती है वो डबल होती है, वो 8 घंटे नहीं, वो 16 घंटे की नींद के बराबर है। तो ये एक मेरा मैसेज ये होता है कि ये बहुत डेवलप करता है। हमें सबसे पहले बच्चों के अर्ली ईयर्स में लंच बॉक्सेस को कंट्रोल करना है, हम उनके माइंड्स हमारे काबू में आ जाएंगे। डॉक्टर रूज, आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरी जितने भी डॉक्टर से मुलाकात हुई, किसी भी फील्ड के वो स्पेशलिस्ट हैं, ऑलमोस्ट तमाम, मैंने उनको यही देखा कि वो जब भी मसाइल की बात करते हैं तो वो डाइट से रिलेटेड ही होते हैं। इवन आपकी फील्ड से अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो उसके अंदर भी अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसके मसाइल बढ़ जाएंगे। तो क्या डॉक्टर्स इसके ऊपर आगाही देना शुरू हुए हैं, अपने पेशेंट्स को 1-on-1 काउंसलिंग करना शुरू किए हैं, या आप समझती हैं कि अगर की जाए तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है इन चीज़ों में? थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि डॉक्टर्स में अवेयरनेस आई है या नहीं डाइट के पर्सपेक्टिव से। जो कहूँगी, जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में 25 से 30 साल का तजुर्बा है, वो अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं और वो खाने की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो कुछ आए हैं, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको भी इतना ख्याल है, क्योंकि बिकॉज हम खुद जंक खा रहे हैं तो हम कैसे लोगों को मना कर रहे हैं, उनका खुद ही उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स में यस, ये चेंज देखा गया। लेकिन जो एक डिफरेंस जो कि मैं अब एक बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जो अवेयरनेस हम अपने इस कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, कि आपको हर जो आपकी एज अगर 28+ है, आपके फादर मदर की जेनेटिक हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आपको अपना 3 मंथ शुगर टेस्ट, जिसको HbA1c कहते हैं, वो करवाना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप बॉर्डर लाइन पे तो नहीं है, या फिर अगर आपका 5.7 आ रहा है तो ये सिर्फ एक्सरसाइज से बेहतर हो जाएगा, खाने को बेहतर करने से हो जाएगा। हमें ये रेगुलर टेस्ट को अवेयरनेस देनी चाहिए आवाम को, क्योंकि अभी लोगों को पता है वो सिर्फ हम तब जाएंगे जब हमें बहुत ज़्यादा वॉशरूम आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा, या फिर हमारी एज 45+ है। अब हमें लगता है शायद मुझे शुगर हो रही होगी, या कोई रिश्तेदार कह देगा तुम्हें शुगर तो नहीं हो रही है, तो तब हम टेस्ट कराएंगे। तो एक अवेयरनेस ये हम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि आप HbA1c अपना 3 मंथ्स का शुगर का टेस्ट, लाइक 1500-1700 रुपये का होता है ये टेस्ट, आप हर 3 महीने बाद ज़रूर, जिनकी एज 28+ है, मर्द और ख़वातीन हज़रात, यंग एज से ही करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे तो नहीं। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से बेहतर हो सकती है। आप वॉक करें, 20 to 25 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें, और अपने खाने को 2 टाइम्स पे ले आएँ, वो आपकी चीज़ों को बहुत बेहतर करेगी। इवन तक कि अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत एक हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, पिज़्ज़ा खा लिया, लेकिन अगर आप उसके साथ आपने 25 मिनट्स की वॉक ऐड की, वो चीज़ों को वो बैलेंस आउट कर देगी, वो मैथ्स की इक्वेशन है ना, कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डॉक्टर्स में आगाही आ रही है, और अब स्पेशल डॉक्टर्स जो है न्यूट्रिशन की तरफ आ रहे हैं कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ रादर देन एक्सरसाइज एज वेल। तो आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें, तो येस, देयर इज़ अ डिफरेंस सीन इन सोसाइटी। हमारा आज का इकट्ठे होने का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी अपनी जगह पे, समन साहिबा जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ वहाँ अपना रोल प्ले करके, और मुझे लगता है कि शायद यही एक तरीका है जो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। इसके नतायज आ जाएँ, अल्लाह कबूल कर ले, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे हाथ में यही है। तो इमेज कंसल्टेंट के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो मैंने देखा कि अगर कोई स्टिचिंग के लिए जाता है तो वो कहता है आप स्टिचिंग इतनी अच्छी करते हैं कि मेरा पेट छुपा लेंगे। तो आप उस ऐसे मौके पे किसी को कंसल्टेंसी देते हुए इमेज कंसल्टेंसी की डोमेन में आप बताती हैं कि डाइट बेहतर कर लें, कुछ चीज़ें अपनी बेहतर कर लें, जिसकी वजह से आप दिखना भी अच्छा शुरू हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी चार्मिंग हो जाएगी।
जिस तरह अभी सर ने क्वेश्चन किया था ना, आप खुद जैसे हो तो आप अगर बात कहें तो वो मानी भी जाती है। मुझे ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ, और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती थी और सोशल मीडिया पे जब इस तरह वीडियोज़ अपलोड होती थी तो मुझे काफ़ी चीज़ फेस करनी पड़ी कि लोग कहते थे कि पहले आप ख़ुद को तो देखें। तो कुछ लोग मुझे मेरे आई बैग्स के ऊपर, कुछ लोग मुझे मोटापे के ऊपर कह रहे होते थे, लेकिन मैं इस चीज़ से ना अपने आप को समझने की कोशिश करती रही हूँ कि मेरे अंदर बेहतरी आए, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप इस चीज़ को मेडिकली तो ट्रीट कर सकते हैं, बट आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम ट्रेनर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई तनकीद कर रहा है हम उसको तनकीद ना समझें, हम उससे बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो मैंने लोगों को इस चीज़ का जवाब भी दिया, और मैं अभी भी सबको ये बात बताती हूँ कि देखें, मुझे जैसे अल्लाह ने बना दिया। इमेज कंसल्टेंट जो आपको सिखा रहा है उसका मकसद ये कि अब आप जो जैसे हैं आप उसमें एक अच्छा फॉर्म कैसे बन सकते हैं, आप अपना एक अच्छा लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, ऊपर से आप कहें जी मैंने कपड़े फिटेड पहनने हैं, मैंने लाइट कलर पहनना है, आप अपने मोटापे में इजाफा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आपने प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं है, तो फिर आपने राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं किया, राइट। तो फिर आपने सिर्फ ये सीखना इमेज कंसल्टेंट से कि अब मैं जो हूँ मैं उसमें अपना बेहतर वर्जन कैसे लग सकता हूँ। सो ये है मेरा जो प्रॉपर एक समझने के इस पे मेरी एजुकेशन बेस करती है और मेरी टीचिंग भी बेस करती है कि अब आप जैसे हैं उसमें आपने अपने आप को बेहतरीन कैसे बनाना। थैंक यू सर। आपकी फील्ड में तो काफ़ी चैलेंजेस देखे हमने, तो आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से क्योंकि काफ़ी हमने पेट बड़े हुए भी वो सारा विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, तो किस तरह से गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप समझते हैं कि आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कासिम अली शाह फाउंडेशन अपना रोल प्ले कर सकती है? अच्छा सर, ऐसे है कि कुछ अर्सा कबल ग़ालिबन 2024 के आखिर में हमारी ट्रेनिंग्स में डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी कुछ अर्सा के लिए, और मैं उन प्रोग्राम्स में, उन ट्रेनिंग्स में पुलिस ऑफिसर्स के साथ होते थे और हम होस्ट करता था मैं प्रोग्राम। तो सर ऐसा हुआ कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि बहुत सी चीज़ें जो सेहत से मुतल्लिक हैं और डाइट से मुतल्लिक हैं वो हमें इस लेवल तक आके भी हमें ख़ुद को भी पता नहीं थी। जब आपने मुतअद्दिद लेक्चर्स वहाँ पे डिलीवर किए, आपकी टीम आती थी वहाँ पे, तो इस एज में आने के बावजूद, इतनी एजुकेशन के बावजूद, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाने के बावजूद, यानी हमें नहीं पता था कि कितना खाना है, किस वक्त खाना है और कब हाथ खींचना है खाने से। ये सारी चीज़ें आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें बताई, जितना हम सीखा उसमें सीख सकते थे वो सीखा। तो जहाँ तक सर पुलिस का ताल्लुक़ है, 5 साल की जो पुलिस की जॉब है उसके बाद अगर कोई फ़िट है और उसका पेट नहीं निकला और उसको कोई बीमारी नहीं लगी, तो यकीन करें उसके ऊपर कोई अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। ये जस्ट 5 साल की बात करता हूँ, सिर्फ 5 साल। तो सर आप इसके ऊपर रिसर्च कर लें, देख लें, क्योंकि हमारी जो पुलिस की जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो फील्ड में ख़ास तौर पे हम जिस तरह की सिचुएशन में जॉब कर रहे होते हैं, जितने मल्टीपल चैलेंजेस को एक टाइम में फेस कर रहे होते हैं, तो ये डाइट तो कहीं बहुत बाद का मामला चला जाता है, नींद जो है वो पूरी नहीं होती, और तनकीद डिफरेंट जो फोरम्स हैं उनसे हो रही होती है। पब्लिक डीलिंग चूँकि हर रोज़ का मामला है, तो पब्लिक डीलिंग में पब्लिक में हर तरह के फ़िगर मौजूद हैं, वो सारे के सारे कोई तामीरी सोच रखने वाले नहीं हैं। तो पुलिस चूँकि मुआशरे का ही एक हिस्सा है, तो उनके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एक सही समत में जा रहा है। ज़ाहिर है अच्छाई और बुराई है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अच्छा करने की ज़रूरत है, जिस पे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ये जो सेहत और ये डाइट का इशू है, ये हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा है, और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा और उनकी टीम तशरीफ़ लाई थी, तो हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनने, समझने और सीखने का मौका वहाँ पर मिला था। मैं यही गुजारिश करूँगा कि आइंदा भी कासिम अली शाह फाउंडेशन जो इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करवाती है और इतने अच्छे अच्छे माशरे में जो काम हो रहे हैं, उनमें एक ये चीज़ भी शामिल कर लें कि जो हम पुलिस वाले हैं, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट हैं, पुलिस में 3 कैटेगरी हैं, एक लोअर सबऑर्डिनेट, एक अपर सबऑर्डिनेट और एक उससे ऊपर रैंक के अफसरान। तो ये जो लोग हैं, ये अपनी सेहत के हवाले से इस टाइट सिचुएशन में किस तरह अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर की सेहत ठीक नहीं होगी या वो अंडर स्ट्रेस्ड होगा, तो लाजमन उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ेगा।
तो इस लिहाज से मैं चाहूँगा कि हम लोग ट्रेनर हजरात और जो हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन है, इस पे हमें फर्दर आगे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैं काशिफ साहब से सवाल पूछना चाहूँगा और आप भी इसमें सर शामिल होइएगा। सर देखें, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ना एक बड़ा अहम काम है, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक हिस्सा ऐसा है जो कि यूनिवर्सिटी का पार्ट एंड पार्सल है, और उसे कैंटीन कहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे का टाइम स्कूल से ज़्यादा गुजरता है। बाज़ औक़ात एक क्लास पहले होती है, 4-4 घंटे का गैप होता है, बच्चे को तकरीबन आधे दिन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में गुजारना पड़ता है। जब हम सर बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो साल 2 पहले लाहौर की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी थीं जिनकी कैंटीन्स का जो खाना है वो लाहौर के मुर्दा खाना के साथ ही बन रहा था कहीं, और ये मीडिया ने भी हाईलाइट किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट और हेल्दी डाइट को कैंटीन पे प्रोवाइड करना, क्या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इसको मुमकिन बना सकती है या अपनी सजेशंस दे सकती है, या ये कोई मैनेज्ड होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्योंकि बच्चे का वो मेकिंग ब्रेकिंग मोमेंट होता है लाइफ का, ज़िंदगी के 20-22 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और खुदा ना खास्ता को बीमारी उसे वहाँ से लगी है और कोई चैलेंज उसको वहाँ से मिल गया, तो वो सारी ज़िंदगी साथ चलते रहता। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और जो आपने इशू हाईलाइट किया है, इट्स रियली अ ग्रेट इशू। क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो एक तो जो उसमें टेंडर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद उसको कंडीशन भी किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए प्राइस भी कम हो। प्राइस को मैनेज करने के लिए फिर वो उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने उस इशू के हाईलाइट होने के बाद, और कुछ उससे पहले भी कर रही थी, उन्होंने ये इसमें किया है कि उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल कमेटीज़ बना दी हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ पहले ठेका देने की हद तक नहीं कंट्रोल कर रही, बल्कि उसके बाद भी टाइम टू टाइम चेकिंग की जाती है कि क्या फ़ूड की क्वालिटी है या नहीं है, और उसके बाद उनको बैन भी किया जाता है, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी किए जाते हैं। और इसका ही फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और जिस पर सब लोगों ने बात भी की है कि फ़ूड हेल्थ एंड उसमें आप जो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज, इन चीज़ों के अलावा जो डॉक्टर साहिबा ने बात की, सलमान आबिद साहब ने भी बात की कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, जो हम शायद ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम सब लोगों तक तो पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर, जैसे आपका वो इनिशिएटिव था ट्रेन द ट्रेनर, इसी तरह इसकी एडिशन में ट्रेन द टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ स्टार्ट होना चाहिए, कि जिसमें जो स्टूडेंट्स को जो वीडियोस देखते हैं वहाँ तक तो पहुँच रहा है, शायद वो टीचर को क्लास में खड़ा कर दिया जाता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ यूनिवर्सिटी टीचर्स बैठे हुए हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल लीडरशिप, क्योंकि मैं उसमें हार्वर्ड से सर्टिफाइड भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम शायद सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की हद तक स्टूडेंट्स तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन टीचर को उस पर ट्रेन ही नहीं कर रहे कि टीचर ने क्या बताना है। और ये एग्री करेंगे कि स्पेशली यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी करके टीचर्स आ जाते हैं, और देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि उनके पास कोई टीचिंग की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या टीचिंग की स्किल होनी चाहिए कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आप स्कूल में आप रिक्वायरमेंट रखते हैं कि बीएड होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, बट यूनिवर्सिटी में टीचिंग एंड लर्निंग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म को बेस बनाते हुए उसको ऐड ऑन किया जा सकता है कि टीचर को ट्रेन किया जाए, जिसमें आप उसमें एक ये मॉड्यूल भी रख दें कि हाउ टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। काशिफ साहब ने एक पॉइंट जो है इसमें बताया कि हमारा माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट, इसकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। 7 हैबिट्स में जो लास्ट शार्पन द सॉ, उसमें स्टीफन आर कोवे भी यही बात करते हैं। और अगर इसी के फर्दर डायमेंशंस में चले जाएं तो जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि हमारी जो लाइफ है इसके 7 डिफरेंट एरियाज़ हैं। हमारा करियर है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी हेल्थ है, हमारा फाइनेंस है, हमारी रिलीजियस लाइफ है। तो 7 एरियाज़ हैं। अच्छा, यहाँ बैलेंस डाइट के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात हुई और यकीनन होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है बैलेंस डाइट के साथ बैलेंस लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की खूबसूरती इसका तवाज़न है। जब ये तवाज़न बरकरार रहेगा तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखें,
शुगर के हवाले से बात हुई, तो शुगर की एक वजह डाइट का अच्छा ना होना है। दूसरी वजह जो है वो साइकोलॉजिकल भी है। जब स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है, तो ये स्ट्रेस जो है वो हमारी ज़िंदगी में कई तरह की बीमारियां लेके आ रहा है। शुगर भी है, हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, हमारे बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हम वर्कहॉलिक हो गए हैं, हम टाइप ए पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। हम अगर करियर में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फैमिली में हमारे रिलेशंस जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहे, हमारी सेहत जो है वो तो नहीं गिर रही, या हमारी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल साइड है कहीं वो तो मुतासिर नहीं हो रही। दुनियावी हवाले से हम बहुत आगे हों, आखिरी हवाले से जो है वो हम बिल्कुल फारिग हो जाएं। तो ये सारे जो 7 एरियाज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें एक बैलेंस का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब ऐसा होगा तो फिर हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं, हमारी सेहत भी अच्छी हो सकती है, हमारी अपनी जो एक ग्रोथ है मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ वो भी अच्छे होने के चांसेस हैं। तो मैं कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि बैलेंस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। थैंक यू। अल्लाह ताला हम सबको ये खैर की बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ सुलेमान आबिद साहब आपका, आपने वक्त निकाला और हमेशा आप फाउंडेशन के बड़े बड़े जो अहम मामलात हैं उसमें आप अपनी इनपुट देते हैं। बुखारी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप इतने सीनियर हैं हमारे शोबे में और आप वक्त निकाल के, आपकी वजह से मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि टीचर का सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता, टीचर की शख्सियत और उसका अपना तवाज़ुन बड़ा मैटर करता है। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो कहा करते थे कि यार तानू शायद लगा तो मक्खियां ने आना, जे तुसी कोड़े हो तो ताड़े कोल किने आना है। तो वो अगर आपकी शख्सियत में वो जो बैलेंस का वर्ड बोला है वो कहीं ना कहीं है, तो अल्लाह ताला खुद ये कशिश पैदा कर देता है जिसको आज मॉडर्न साइंस ओरा कह रही है। उसका ताल्लुक खूबसूरती के साथ नहीं है मैडम समन, यानी हम समझते हैं कि जो खूबसूरत है उसमें कशिश है। आज दुनिया ये बता रही है बड़े म्याना शक्ल के मुनासिब लोग जो हैं उनमें भी वो ओरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो कोई ईमानी कैफियत है, वो उनकी कोई मुस्बत सोच है, वो उनका कोई खैर का अमल है, क्या पता वो कोई ऐसी नेकी कर रहे हैं जो शायद पब्लिक के रिकॉर्ड में ना अल्लाह को सिर्फ पता हो। तो अल्लाह ताला हमें खैर वाली शख्सियत दे और अल्लाह हमारी ज़ात से खैर को जारी करे। ये एक ऐसी दुआ है जो मैंने कुछ अर्सा पहले समझी, फिर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया कि अल्लाह ताला हमारी ज़ात से वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिसने मुझे तशरीह करके बताया, हज में मैं था तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि अल्लाह हमें अल्लाह की नज़र में बेहतरीन इंसान हो जो फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदेमंद होना, खैर जारी होना जी। मेरी दुआएं आपके लिए जी, अल्लाह सबको आसानियाँ दे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।